नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए, वरिष्ठ योगपीठ परिवार के लिए, समाज के लिए। 26 अप्रैल 2022 आज की मुख्य वक्ता पुनः एक बार मुंबई महाराष्ट्र से डॉक्टर नूतन पात्रे जी, जो बहुत ही एक्टिव रहने वाली योग, आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा के कार्य क्षेत्र में और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। तो आज का जो मुख्य विषय है वह महिला विशेष महासत्र बांझपन से कैसे बचें, इस पर विश्लेषण व व्याख्यान होना है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है जो आज फेसबुक लाइव स्कूल योगपीठ चैनल से जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े रहते हैं कि आज महिलाओं के लिए बहुत ही जो है आवश्यक टॉपिक है, जिसको उन्हें लाभ मिल सकता है जानने के बाद। तो आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले हम सभी परमात्मा का ध्यान करेंगे। इसके लिए गणेश वंदना और सभी कमर गर्दन सीधी करें और हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान करते हुए गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपारकं। हथेलियों का घर्षण करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक धीरे धीरे आंखें को खोलेंगे। पुनः सुस्वागतम, तहे दिल से स्वागत है आज डॉक्टर नूतन पात्रे जी का, जो कई बार हमारे इस मंच पर आकर के कई अच्छे विषयों पर व्याख्यान दे चुकी हैं। पूर्व में जो है महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च को उपस्थिति रह चुकी है। आज पुनः महिला विशेष महासत्र के रूप में तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा और आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल योगपीठ, उनका स्वागत और अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमस्कार सभी को, हमारा नमस्कार। मेरा नाम अनुपम कुमार, स्कूल योगपीठ बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ। और जैसा कि बताया कि आज का वक्ता जो है महिला विशेष के ऊपर बताने जा रही है मैडम। तो आज की वक्ता भी महिला ही है, तो मुंबई महाराष्ट्र डॉक्टर नूतन पात्रे मैडम। चलते हैं डॉक्टर पात्रे मैडम के पास और आज के महिला विशेष के बारे में जो चर्चा होने जा रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैडम, आपका बिहार स्कूल योगपीठ में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना वक्ता चालू करें। नमस्ते। ऋषिकेश विद्यापीठ में फिर से मुझे बुलाने के लिए, योगपीठ में बुलाने के लिए मुझे फिर से बहुत गर्वान्वित होता है जब भी आप मुझे निमंत्रण देते हो। और एक विषय जो है मेरा बार बार अलग अलग विषयों के साथ उस विषय को कनेक्ट करके मुझे यहाँ पे इस मंच पे फिर से एक बार मेरा जो थोड़ा सा ज्ञान है वो शेयर करने की एक मुझे अनुमति आप देते हो, उसके लिए आभारी हूँ। ये कह के मुझे तुरंत अपने विषय पे जाना चाहिए। तो आज का विषय जो है बांझपन और उसके ऊपर हम कैसे काम करें। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से और मैं ठीक से मुझे देख पा रही हूँ? ओके, अच्छा। तो बांझपन पहले क्यों होता है और बांझपन यानी क्या,
और बांझपन के लक्षण क्या है, पुरुष और स्त्री के अलग अलग कारण क्या होते हैं और उसके ऊपर उपचार क्या है, और इस चीज को जानने के लिए ही आज का ये सेशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बांझपन है क्या। बांझपन एक ऐसी समस्या है जो कपल शादी के बाद अगर पास आते हैं और संबंध 12 महीने तक वो कोशिश करते हैं कि बच्चा हो और वो होता नहीं है। इस जब समस्या उनके सामने आती है, जब वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और जब चेकअप होता है तो समझता है कि वो बांझपन से सफर हो रहे हैं। वही बांझपन के लिए 40 से 50% जो प्रॉब्लम है पुरुषों में होता है और 40 से 50% प्रॉब्लम इवन स्त्रियों में होता है। तो दोनों को ही इस समस्या को अगर सॉल्व करना है या इसका इलाज करना है तो दोनों को मिलके आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना बहुत जरूरी है। अभी हम समझते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तब आपके कुछ लक्षण होते हैं। तो वो लक्षण क्या होता है? सबसे पहले तो आप कोशिश कर रहे हैं साल भर में असुरक्षित संबंध रख के भी आपको बच्चे के लिए आप कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा है, वो सबसे पहला एक लक्षण होता है। दूसरा लक्षण ये भी होता है कि यौन की इच्छा में भी बदलाव आता है। फिर किसी किसी को अंडकोश के जगह पे गांठ होना, सूजन होना या पहले ही डिस्चार्ज हो जाना, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो पुरुषों के रिलेटेड प्रॉब्लम माने जाते हैं। महिलाओं के रिलेटेड जो समस्याएं या कारण होते हैं वो बहुत बार हम सुनते हैं कि पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये एग्जैक्टली है क्या? ये बहुत सारी महिलाओं में पाया जाता है। 10 में से 1 महिला को आप पाओगे कि वो सफर कर रही है पीसीओडी से। पीसीओडी के साथ साथ उसको छोटी छोटी समस्या जैसे बाल झड़ना या त्वचा के रोग होना या मासिक जो धर्म है वो ठीक से नहीं आना, इरेगुलर आ रहा है, तब ऐसी छोटी समस्याओं को तुरंत पकड़ के आपको उस एक्सपर्ट के पास जाके उसका इलाज करवाना जरूरी है। अब मैं आती हूँ कि पीसीओडी जो बहुत महिलाओं में पाया जाता है। पीसीओडी यानी ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी ये ओव्यूलेशन क्या है और मासिक धर्म से कैसे रिलेटेड है और दोनों एक बच्चा होने के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम शरीर की रचना और क्रिया अगर सोचे तो इस बारे में ही बहुत सारे कपल को पता नहीं होता है। तो इसमें शरीर की जो प्रजनन संस्था है या जननेंद्रिय जो है वो स्त्री और पुरुषों में यही एक संस्था जो है वो अलग होती है। इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इनके कार्य भी जो है वो अलग होते हैं। तो इसमें स्त्री में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये मुख्य हार्मोन होते हैं जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण ज्यादा होता है। तब ये जो हार्मोन स्पेसिफिक हार्मोन है ये अपने उनके जो अंडाशय है उसके ऊपर कार्य करते हैं। जब अंडाशय में जब एक शुक्राणु और पुरुष में शुक्राणु और स्त्री में जो स्त्री बीज बन रहा होता है उसकी एक प्रोसेस चलती है। तो वो प्रोसेस के दरम्यान कोई भी अगर हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाए तो उसमें बाधाएं आ जाती है। जब उसमें बाधा आ जाने के बाद वो जो अंडाशय में जो एक एग डेवलप हो रहा है उस डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है। जब ये डेवलपमेंट की प्रॉब्लम काफी बढ़ती है और जो वो अंडा अगर स्त्री में वो पूरा पक्व होके बाहर नहीं आता है और उसी ओवरी में या अंडाशय में ही रह जाता है, तब उसका जो जमाव वो हर में होके उसका सिस्ट बनने लगता है या जो वो अंडा बाहर नहीं आया है वहीं पे जाके वो रह के उसमें पानी जैसा बनने लगता है। तो ये होता है सिस्ट और हर महीने वो अंडा बाहर निकलता ही नहीं है, निकल के सिर्फ वो ओवरी के सरफेस पे रहता है। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन
डिसऑर्डर। अभी इसमें जब वो ओवम बाहर नहीं आने की प्रक्रिया में ही बाधा आ रही है, मतलब ओव्यूलेशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है, तो वो जो बाद की जो प्रक्रिया होती है ओव्यूलेशन के बाद की, दैट इज फर्टिलाइजेशन, अगर वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और स्पर्म आता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका मेंस्ट्रुएशन के रूप में वो अंडा बाहर चला जाता है मासिक धर्म के साथ। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो दिक्कत आती है वो उस स्ट्रक्चरल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला बहुत जरूरी है कि वो कारण को ढूंढना और वो कारण का इलाज करना। तो बांझपन का कारण अगर वो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है ठीक से नहीं हो रही है, वो ओवम ठीक से ग्रो नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर बांझपन का कारण अगर एक पुरुष के स्ट्रक्चर और फंक्शन की जो दिक्कत है, इजैकुलेटरी डिसफंक्शन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या पुरुष के जो मार्ग है जहां से अंडा निकलता है फिर वो डक्ट में जाता है, डक्ट से फिर वो यूरेथ्रा से वो बाहर आता है, तो उस स्ट्रक्चर में अगर कुछ गांठ, सूजन या ऐसी कुछ चीजें अगर वहां पे है, या वेरिकोज वेन की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा उष्णता हो रही है और उसकी वजह से पुरुष के जो शुक्राणु है वो विकसित होने में बाधा आ रही है, तो उसमें भी वो दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से पुरुष और स्त्री के दोनों भी कारणों का पता लगा के फिर उसका जो इलाज है करना चाहिए। तो आपके डॉक्टर आपको ठीक तरीके से गाइड कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए ऐसी जो बातें होती है बहुत नाजुक होती है। ये जो कारण जो है वो बहुत सारी चीजें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ना होके कभी कभी मन के रिलेटेड भी होती है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि एक बच्चा होने के लिए कपल का या जो पुरुष और स्त्री दोनों को अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है, और दोनों को अपने मन में वो भावना आनी चाहिए कि हमें बच्चा चाहिए। तो इसका एक सूत्र है सौमनस्य गर्भधारणा। तो गर्भधारणा होने के लिए दोनों का मन भी शांत और सुखपूर्वक होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर आप स्ट्रेसफुल वातावरण में रह रहे हो, आपको चिंता रोग है या कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भी इन चीजों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमने अब तक जो देखा कि बांझपन क्या है, बांझपन के कारण क्या है स्त्री और पुरुष के, और वो कारण को जान के शरीर या मन के रिलेटेड कारण है उस कारण को ढूंढ के फिर इलाज शुरू करना जरूरी है। अभी जब शुक्राणु की हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ना कि सिर्फ वो शुक्राणु बाहर आने में दिक्कत, बट कभी कभी शुक्राणु आ भी जाते हैं तो भी उसके क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे लो स्पर्म काउंट होना या बिल्कुल ही स्पर्म नहीं होना। वो जो सीमेन होता है उसमें स्पर्म ट्रैवल करता है, तो उसमें स्पर्म नहीं सिर्फ वो फ्लूइड ही आ रहा है, तो उसको भी एक अलग से इलाज कराया जाता है। अगर बिल्कुल स्पर्म ही है नहीं है तो वो क्यों नहीं है, या उसको वो कहीं पे अटक गया है क्या, वेरिकोज वेन्स की वजह से कुछ ऐसा प्रॉब्लम, वेरिकोसील मोस्टली इसको कहा जाता है, जो टेस्टिस के अराउंड जो ब्लड वेसल रहते हैं अगर ब्लड जमा हो रहा है तो उसकी वजह से भी वेरिकोसील हो सकता है, या स्पर्म्स अंदर ही उसकी जान जा सकती है, या स्पर्म नष्ट हो सकते हैं। वो स्थिति को अजूस्पर्मिया करके कहा जाता है। फिर अगर स्पर्म निकल भी रहा है तो उसकी जो स्पीड है या उसकी मोटिलिटी है उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, या स्पर्म का आकार में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो एक गर्भधारणा के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों को अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके की ट्रीटमेंट जरूरी है, और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम महिलाओं के रिलेटेड, बिकॉज महिला को ही बहुत इम्पोर्टेंट
काम महिलाओं के शरीर में होता है। जब बच्चा रुकता है तब उसके गर्भाशय में पूरे 9 महीने तक महिलाओं को वो वरदान मिला है कि वो एक जीव को संभाले, नरिश करे, पोषण करे और डिलीवर करे। तो महिलाओं के रिलेटेड कारण में भी ऐसे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पीसीओडी का तो हमने बात किया है, या पीरियड्स का अनियमित होने का जो इशू होता है, या गर्भाशय के कुछ फाइब्रॉइड या वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सिस्ट है, एंडोमेट्रोसिस है, एडिनोमायोसिस है, ऐसे बहुत सारी जो कारण है उसकी वजह से महिलाओं में भी बांझपन पाया जाता है। अब आते हैं हम बांझपन का उपचार क्या है। कारण पता चले तो उपचार तुरंत ही हो सकता है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम आयुर्वेद में कहा है कि आपको आहार विहार और आपकी निद्रा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको रेगुलेशन करना, आपकी लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ वाली है तो आपके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी प्रॉब्लम करने लगेंगे। भले आप जब प्यूबर्टी से लेके रिप्रोडक्टिव एज तक बहुत अच्छी हेल्थ है, लेकिन क्योंकि काम की वजह से अगर आपका जो इरेगुलर डाइट और लाइफस्टाइल है उसकी वजह से भी कभी कभी बांझपन के कारण से आपको सफर होना पड़ता है। आजकल जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें 18 से लेके 38 की उम्र ये हेल्दी रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है, लेकिन काम की वजह से या हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ता है। कपल के भी एक दूसरे के टाइम मैच नहीं होते हैं, एंड जब वो एक साथ रहते हैं तो भी वो टेंशन वाले ही चीज़ों का डिस्कशन होता है, और इसीलिए वो जो शरीर और मन दोनों का एक रूप होने के लिए प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए बहुत बार आपके अगर आहार विहार और ये निद्रा, इन तीनों चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना अगर आप करेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम इसके ऐसे ही रिजॉल्व हो सकते हैं बिना दवा के। और योग को अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत बार बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और भावनिक बदलाव आने लगते हैं। और इसके लिए आपको फिर अगर जरूरत पड़े तो खाने में भी कौन से विटामिन आपको ज्यादा खाने चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, तो विटामिन डी की जो मात्रा है या विटामिन ई की जो मात्रा है वो भी बहुत बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कम करने की काम करते हैं। अभी विटामिन डी कहाँ से मिले, तो सिर्फ आपको सुबह सुबह 10 मिनट अगर आप सूर्य प्रकाश में आप रहे तो भी आपको विटामिन डी मिल सकता है। या विटामिन ई और विटामिन सी ये हमारे खाने में होना ही जरूरी है, क्योंकि वो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर कहीं ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो वो दूर हो किए जा सकते हैं। इसके लिए खाना भी आप कॉन्शियसली खाएं। अभी खाने के बारे में एक और बात कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद ने कहा है कि आपको सिर्फ खाना क्या खाए वो उसके ऊपर ध्यान तो देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खाना कैसे खाए और उसका आपका जो उसको कैसे कुक कर रहे हो, आप किस बर्तन में कुक कर रहे, ये सभी बातें मैटर करती है कि आपको वो आपका जो एग क्वालिटी है या आपके शरीर के प्रजनन संस्था का जो पोषण होना चाहिए वो ठीक से होने के लिए सब कुछ खाने से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो ऑर्गन है एंडोमेट्रियम और एग्स, ये दो चीजों पे आपको बहुत बार ध्यान देना जरूरी है। और मन की जो समस्या होती है उसमें योग आप करेंगे और दिनचर्या को पालन करेंगे, ऋतुचर्या को पालन करेंगे और आपकी नींद ठीक से ले लोगे तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हम अगर कोई आपके जो क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ पूछते जाइए ताकि मुझे समझे कि आप एक्चुअली मेरे से क्या सुनना चाहते हो। अभी ये हुए हमारे आयुर्वेद और योग और गर्भ संस्कार रिलेटेड जो हम चीजों में बात, थोड़ा बहुत मैंने आपको इसकी जानकारी दी है। आर्टिफिशियल वे से, जैसे मॉडर्न साइंस में भी बांझपन का इलाज का बहुत सारे मेथड उन्होंने दिए हैं। जेन्युइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अगर हेल्थ इशू से आप गुजर रहे हो तो मॉडर्न साइंस इज द बुन, मतलब ये हमारे लिए एक गिफ्ट है कि आज टेक्नोलॉजिकली हमें बहुत सारी
चीजों को जानकारी मिल सकती है। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है अनुपम जी? हेलो, ओके, हाँ, थैंक यू। तो अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि आधुनिक जो तंत्र है, आधुनिक तंत्र से भी हमें बहुत सारी बातों को मुझे किसी का आवाज आ रहा है, सॉरी, इंटरप्शन के लिए सॉरी, मुझे कुछ आवाज आ रहे हैं। क्या दूसरे के माइक बंद किए जा सकते हैं? अनुपम जी, आवाज आप म्यूट किया जा सकता है आपका? हाँ, थैंक यू। यस, हाँ। सो आधुनिक तंत्र के हिसाब से IVF और IUI ये जो मेथड है उसके थ्रू भी बहुत सारे प्रॉब्लम या ऑब्स्टिकल जो है वो दूर करके एक जो कपल है उनको जो प्रेग्नेंट रहने की जो इच्छा है वो पूरी की जा सकती है। एक लेट एज अभी हो रहा है, बहुत सारे कपल देर से डिसीजन लेते हैं कि उनको प्रेग्नेंट होना है, तो इस वजह से भी कभी कभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कमी, क्वालिटी की कमी हो जाती है और शरीर और मन की ताकत कम हो जाती है। तो इसके लिए आयुर्वेद में भी बहुत सारे क्लेंजिंग ट्रीटमेंट बताई है। पहले तो कपल को क्लेंजिंग ट्रीटमेंट करनी चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करके, फिर उनको धीरे धीरे वो जो कोशिश गर्भधारणा के लिए जो आपको दिन है, फर्टाइल एज जो है और फर्टाइल डेज है वो पता होना चाहिए। तो फर्टाइल डेज कौन से होते हैं इसकी जानकारी भी कपल को होना चाहिए। तो इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा जानकारी देना चाहूंगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने ये बात। कभी कभी गलत टाइम पे भी आप अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो और फिर सोच रहे कि बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो एकदम नेचुरल वे से आप सिर्फ ये जानकारी से भी वो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ओव्यूलेशन कब होता है? एक महिलाओं का मासिक धर्म एवरेज अगर 28 दिन का है तो 28 दिन में जो 12 से पहले 12 दिन का काल जो है, मतलब पहले दिन से जब आपको MC आ रही है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, उस दिन से लेके 12 दिन का जो समय है उसको ऋतुकाल कहा है। तो उसके 5 दिन आप माइनस कर देते हो जो ब्लीडिंग का काल रहता है। उसके बाद में धीरे 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 जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है यूट्रस की वो फिर से बनने लगती है और उस समय आपके जो हस्बैंड है उनके साथ आप मिलाप करने का शुरुआत कर सकते हो। और 14वें दिन को एक्चुअली ओव्यूलेशन का टाइम होता है, मतलब ओवम आपके ओवरी से बाहर निकलता है। उसी समय उसके पहले 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 3-4 दिन ही जो हाई पिक टाइम होता है, पिक लेवल का टाइम होता है, जिस समय आप अगर संबंध रखें तो उस समय शुक्राणु भी अगर योनि मार्ग से गर्भाशय में आके फिर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, उस समय ओवम भी आ जाता है और इजीली गर्भधारणा रह सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि MC के बाद में फिर जो 10-15 दिन आगे के हैं उसमें धीरे 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 आपको आपके पार्टनर के साथ मिलना जरूरी है। तो इस तरीके से ये जो साइंस है, ये इसको हमें बहुत बार इतना भी साइंस अगर हमें पता है तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो सकता है, राइट। अब आते हैं कि कौन सा योग करें। कपल को मानसिक शांति के लिए आपको मोस्टली मेडिटेटिव, सिंपल सी पोस्चर, मेडिटेटिव पोस्चर करेंगे तो बहुत लाभ होगा। मेडिटेटिव पोस्चर से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके पेल्विक रीजन में होता है या प्रजनन संस्था में बहुत सारा रक्त बहने लगता है या आने लगता है। और रक्त की अगर मात्रा वहां पे आती है, इसका मतलब क्या है कि उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट और हार्मोन्स जो है, जो जरूरी है कि आपकी प्रजनन शक्ति को और आपके ओवम की क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए, पोषित करने के लिए जरूरी है, वो मिल जाती है। तो मेडिटेटिव पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू कंसीव। देन दूसरा है कि रिलैक्सेटिव आसन, मतलब शवासन, मकर आसन, ये जो आसन है
इससे क्या होगा कि आपका जो टेंशन है वो बहुत सारे मतलब रूप से कम होने लगता है। इससे आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब बैलेंस हो जाती है। आई विल नॉट से डीएक्टिवेट बट बैलेंस हो जाती है। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंस करना ही एक योग का गोल होता है। तो इसके बाद में जब ये दोनों सिस्टम एक लेवल पे आने के बाद फिर एक समाधि स्थिति या एक रूपता की तरफ आप बढ़ सकते हो, मतलब आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आप शुरू कर सकते हो। कभी कभी हम कहते हैं कि इवन हम कभी इस चीजों के बारे में ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करते हैं। सेक्सुअल एनर्जी इज ऑल्सो कंसिडर एज the way where you can connect with yourself and invoke that spiritual energy in you। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए भी सेक्सुअलिटी का यूज कर सकते हैं। और एक बच्चा होना या गर्भधारणा होना भी तभी पॉसिबल है जब आप एक होते हो, एक रूप होते हो। इसके लिए कपल को जानना चाहिए कि ये एक रूप होने में क्या दिक्कत है। शरीर प्रॉब्लम कर रहा है, मन प्रॉब्लम कर रहा है, या उम्र प्रॉब्लम कर रही है, या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस प्रॉब्लम कर रहा है, आपका वातावरण का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सब बातों का आपको पहले एनालिसिस करना चाहिए और उसके बाद में इस पे इलाज करना चाहिए। तब हम दूसरे इस पे जाते हैं कि हमने देखा कि मेडिटेटिव पोस्चर किया, हमने रिलैक्सेटिव आसन किए, फिर हमको प्राणायाम जो प्रैक्टिस है एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है जिससे आपका जो प्राणवायु है, प्राणवायु को आपको चैनलाइज करने में मदद हो सकती है। प्राणायाम मतलब क्या कि श्वास और प्रश्वास की गति को आपको थोड़ा पॉज लेना या उसका आयाम बढ़ाना। मतलब नॉर्मली हम तो पता ही नहीं कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं, तो ब्रीदिंग पहले कर रहे हैं इसकी पहले जानकारी खुद को होना चाहिए। जब हम ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान देने लगते हैं, तो बहुत बार अपना मन स्थिरता की तरफ आने लगता है। जब स्थिरता आती है तब जाके हम फिर धीरे धीरे अंडर द गाइडेंस ऑफ योगा टीचर यू कैन मूव फर्दर इन द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, दैट इज टेकिंग पॉज इन बिटवीन योर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के बीच में पॉज लेना मतलब आपकी सांसों की गति पे नियंत्रण लाना। जैसे ही सांसों की गति पे नियंत्रण आता है, आपके मन के ऊपर भी नियंत्रण आने लगता है। और इस तरीके से आपके बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से अगर दिक्कत आ रही है गर्भधारणा होने में, वो हम काम कर सकते हैं। फिर प्राणायाम के बाद हम जाते हैं कि ध्यान धारणा। धारणा करने से ही ध्यान लग जाता है। एक्चुअली धारणा यानी कंसंट्रेशन। तो ऐसे कहा जाता है कि आपका जो प्राण है उसकी तरफ बहता है जहां पे आप ज्यादा ध्यान देते हो या फोकस करते हो। तो आपको अगर बच्चा चाहिए तो बच्चा करने के लिए आपके थॉट प्रोसेस को पहले फोकस करना जरूरी है। दोनों को एक दूसरे के साथ डिस्कशन करना जरूरी है कि मुझे किस तरीके का बच्चा चाहिए और क्या क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ने मिलके सोचना जरूरी है। उसके बाद ही वो आपके शरीर भी आपको साथ देने लगेगा। कभी कभी बहुत सारी बातें शरीर और मन की जो दिक्कतें हैं एक दूसरे को अफेक्ट करती है। तो इन दोनों के ऊपर साथ साथ काम करने के बाद में बहुत सारा आपका जो ऑब्स्टेकल है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी है कि एक सेलिब्रिटी है अमृता राव करके, पता नहीं कितने जनों को ये पता है, बट उन्होंने एक अपनी जो स्टोरी उन्होंने रिलीज की है कि उन्होंने कितनी समस्या मतलब अपने लाइफ में जो प्रेग्नेंट होने के लिए उन्होंने बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आई। IVF, IUI ये सब भी उन्होंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। और एक बार वो कंसीव भी हो गई थी IVF से, बट वो बच्चा रुका नहीं या उसका गर्भस्राव या गर्भपात हो गया। उसके बाद में उन्होंने छोड़ दिए ये सब ट्रीटमेंट और बस एक अपने आप को शांत रखा, बहुत योग किया, अपने आप को रिलैक्स रखा
और वो घूमने के लिए गए, और घूमने के रिटर्न आने के बाद उन्होंने जब टेस्ट किया तो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये जो कहानी है एक बताती है कि बहुत बार मतलब 80% से भी ज्यादा लोग स्ट्रेस की वजह से ही उनमें इशू आता है। तो इसके लिए योग एक उत्तम माध्यम है जिससे हम बांझपन की समस्या हम सुधार कर सकते हैं। अब ये मैंने आज की कहानी बताई बांझपन के बारे में, एक सुंदर सी कहानी इवन आप हमारे शास्त्रों में या पुराने जमाने के राजा दिलीप करके थे। तो राजा दिलीप की ऐसी कहानी, राजा दिलीप यानी रघुवंशी है, वो राम के जो वंशज है वो राजा दिलीप है। तो वो भी इस समस्या से गुजर रहे थे। अब वो एक राजा होने के कारण क्या होता था कि उनके लिए तो सभी उनकी जो सेवा करने वाले सभी सहायक हमेशा रेडी रहते हैं, खाना पीना भी एकदम बहुत बढ़िया होता था, और एक पूरी प्रजा का ख्याल रखने का एक स्ट्रेस भी बहुत था। तो ये तीनों चारों कारण उनके लिए बहुत ही पोषक थे कि उनको बच्चा नहीं होने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारा उन्होंने भी कोशिश किया, इलाज किया, बट हुआ नहीं। तो वो और अपने एक दिन किसी ने बताया कि यहाँ पे एक ऋषि है जो हमारे जो किंगडम है उसके बाहर रहते हैं, व्यास ऋषि के पास आप जाइए, आप और आपकी वाइफ जाइए, उनके पास आप देखिए कि कारण क्या है, आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि आपके सभी आप दोनों भी हेल्दी हो, सब कुछ है, फिर भी आपको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। तब एक बार राजा ने समय निकाल के अपने रानी के साथ वो व्यास ऋषि के पास चले गए, और वहां पे व्यास ऋषि ने उनको चेक किया। तो उस समय जो वैद्य थे या ये जो ऋषि मुनि थे वो बस आंखें बंद करते थे और उनके पूरे पहले के जो जन्म के बारे में क्या क्या हुआ है ये सब उनको पता चलता था। तो उनके बारे में व्यास मुनि ने ऐसे कहा कि आपकी पूर्व जन्मकृत एक आपसे एक जो काम आपके द्वारा हुआ है, एक गाय का आपके द्वारा अपमान हुआ है आपके पहले के जन्म में, और उस गाय ने आपको शाप दिया था कि आप जब अगला जन्म लोगे तब आपको बच्चा नहीं होगा। ये शाप से मुक्ति तभी आपको मिलेगी जब आप उस जन्म में मेरी जो डॉटर है या मेरी जो अगली पीढ़ी है उनकी आप सेवा करोगे, तब आपको इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। तब उसका नाम था नंदिनी करके, गाय का नाम था, जो कामधेनु गाय का अपमान हुआ था, और कामधेनु की बेटी नंदिनी करके थी जो वो व्यास मुनि के गोठे में ही रहती थी। तो फिर राजा ने कहा कि मैंने तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, अभी इसका इलाज अगर वही है तो मैं तैयार हूँ कि वो गाय की सेवा मैं इस जन्म में करूँ और वो शाप से मुक्त हो जाओ। तो व्यास मुनि ने कहा कि आपको पूरे आपकी जो प्रजा या ये जो काम वगैरह छोड़ के आपको यहाँ पे 1 महीना या जब तक आपको वो जो नंदिनी खुश नहीं होती तब तक आपको हमारे पास रहना पड़ेगा। तब ऐसे सोच के फिर राजा को अपने भविष्य के बारे में भी जानना मतलब ख्याल था, इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे तो टाइम निकालना जरूरी है क्योंकि मुझे बच्चा होगा तभी मेरा बच्चा अगले मेरे जो पूरे किंगडम का ख्याल रखेगा, और इसीलिए मुझे ये समय निकालना ही पड़ेगा। फिर राजा डिसाइड करता है कि अपने रानी के साथ वो कुटी में रहने लगता है, और फिर रहने लगने के बाद में वो जो नंदिनी जब भी उठती है तभी उनको उठना पड़ता था, नंदिनी को नहलाना, नंदिनी को खाना खिलाना, घूमने लेके जाना, ये सब कुछ वो करने लगते हैं। ठीक है। फिर एक बार जब वो नंदिनी को टहलने लेके गए थे फॉरेस्ट में, एक जंगल में, तब एक लायन उनके सामने आया और वो बोला कि नहीं मुझे भूख लगी है और मैं नंदिनी को खा लूंगा। तब नंदिनी ने नंदिनी को मत खाओ, मुझे आप खा लो, ऐसे राजा ने कहा कि वो नंदिनी मेरी जिम्मेदारी है, आप उसको मत खाओ, आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो। ये बात सुन के नंदिनी खुश हो गई, और तभी खुश होने के बाद वो लायन जो था वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया, और इस तरीके से वो राजा जो है वो मुक्त हो गया अपने वो शाप से, क्योंकि नंदिनी खुश हो गई और नंदिनी ने उनको पाप से वो जो शाप से मुक्त कर दिया।
अब इस पूरे कहानी का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि ये जो लायन जो है ये कुछ नहीं बट ये जो समस्या मैंने जो बताई हमारे लाइफ में, जो स्त्री को जो पीसीओडी है या फाइब्रॉइड है या कुछ जो भी स्ट्रेस वाली चीजें है, या पुरुष में भी जो ये सारे शुक्राणु रिलेटेड इशू या जो भी शरीर या मन के बारे में जो ऑब्स्टेकल है, वो सभी ऑब्स्टेकल मतलब एक लायन के रूप में हमारे सामने एक बड़ी समस्या होती है। अब वो लायन को हम कैसे भगाए, उसका एक ही सिंपल चीज है कि आपके रहन सहन और खान पान में बदलाव करना। क्योंकि राजा और रानी दोनों भी पूरे 1-2 महीना बस वो कुटी में रह रहे थे, सुबह उठ रहे थे अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि गाय जल्दी उठती है और वो सिर्फ ग्रास ही खाती है, जो वहां पे घास है वही खाती है। तो इसके मतलब वेजिटेरियन खाना खाना, दूध पीना, ये पूरे जो शाकाहारी चीजें या सात्विक रिलेटेड जो लाइफस्टाइल उन्होंने अपनाई, उसकी वजह से उनके भी दोष पूरे चले गए और एक्टिविटी बढ़ गई। तो ये बहुत ही सुंदर सी कहानी के रूप में मैंने आपको ये कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि हमारी भी लाइफस्टाइल आज ये जो आज का जो शहरी जीवन है उसमें गुम हो गए हैं हम। तो अगर कपल को बांझपन से लड़ना है या बांझपन को डिसअपियर करना है, नष्ट करना है, तो कहीं पे आपको 1-2 महीना निकाल के आपके शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि कर लेनी चाहिए और उस कार्य को कैसे एक साथ मिलके आप फोकस करें और कैसे रिजॉल्व करें और ये पूरा जो लायन रूपी जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसको आप डिसअपियर कर सकते हो। तो बड़ी समस्या भी सिंपल से डाइट, डिसिप्लिन एंड लाइफस्टाइल से आप दूर कर सकते हो। ये बात बोल के मुझे आज यहीं पे रुकना चाहूंगी। आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस महिला विशेष महासत्र के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। और जैसा कि टॉपिक था उसके अनुसार जो विश्लेषण हुआ है, व्याख्यान हुआ है, निश्चित है इसमें महिलाओं को बहुत सारा जो है इसमें समाधान मिलेगा, लाभ मिलेगा। और आज के इस महासत्र के लिए पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आगे अपेक्षा करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे आप। और अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाएगा और इसके लिए मैं आमंत्रित करूँगा अनुपम कुमार जी को कि वो आएँ और डॉक्टर नूतन पाखरे जी का अभिवादन करें, धन्यवाद प्रेषित करें। और उसके बाद जो है डॉक्टर भगवान दास जी, दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर, आए और शांति पाठ कराएं, धन्यवाद प्रेषित करें और उसके बाद कार्यक्रम को विराम। धन्यवाद। धन्यवाद। वो महिलाओं के पद से महिला और पुरुषों का होता है वो मैडम क्लियर कर दी। चलते हैं भगवान सर के पास और आज की सत्र को भगवान सर शांति पाठ के साथ समाप्त करेंगे। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं अपने ऋषिकुल योगपीठ परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और बहुत अच्छा सत्र रहा। मातृशक्ति के लिए ये एक वरदान है जो हमारे भविष्य में बहुत ही, हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही ज़रूरी जो है इस चीज़ का विषय रखा गया है। और आज का वेबिनार अब हम यहीं विराम देते हैं और शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें और गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो
शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। आज फिर पुनः मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं और इसी प्रकार हम जन सेवा में शिरकत करते रहें, इसी आशा के साथ आज विराम देते हैं। कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। धन्यवाद।